हेलो विद्यार्थियों। आज जो हमारे टॉपिक का जो विषय है वो है संघीय व्यवस्था, अर्थात भारत में जो संघीय व्यवस्था का स्वरूप या प्रकृति है या उनके संबंध में जो दृष्टिकोण है उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस बात को समझेंगे कि जो संघीय जो व्यवस्था है वो वाकई में होती क्या है। तो जो केंद्र एवं राज्यों के जो पारस्परिक संबंधों के आधार पर माना गया है कि दो तरह की प्रणालियाँ होती हैं, एकात्मक एवं संघात्मक। तो एकात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें जो शासन का जो स्तर होता है वो एक ही होता है और सर्वोच्च होता है, उसी से ही उसके नीचे की जो इकाइयाँ हैं वो एक स्थानीय शासन के रूप में होती है और उसी से सारी दिशा निर्देश प्राप्त करके अपनी कार्य प्रणाली को चलाती हैं। जो संघात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें शासन के दो स्तर होते हैं और दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, जिसके हिसाब से वो अपनी शासन प्रणाली को चलाते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे संघीय व्यवस्था की। तो संघीय व्यवस्था शासन प्रणाली का एक वो रूप होता है जिसमें विधायी कार्यकारी शक्तियों के साथ साथ कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी संघ और उसकी इकाइयाँ अर्थात जो संघ होता है और जो उसके अंतर्गत जो गठित जो राज्य हैं उनके मध्य वो बटी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से कोई भी संविधान या राज्य संघात्मक है या एकात्मक है, यह उसके लक्षणों के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए कि उसमें संघात्मक जो शासन प्रणाली है उसके कितने लक्षण हैं या एकात्मक जो शासन प्रणाली है उसके कितने लक्षण हैं। तो हम संघीय व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो संघीय व्यवस्था है उसके प्रमुख लक्षण कह लें या प्रमुख विशेषताएं कह लें, तो उसमें पहला जो शासन के जो दो स्तर होते हैं उनमें शक्तियों का स्पष्ट वितरण या शक्तियों का विभाजन होता है, जिससे कि राज्य की जो दो सत्ता हैं उन दो सरकारों के बीच उन शक्तियों का विभाजन होता है और दोनों आपस में एक समन्वयकारी निकाय के रूप में होते हैं, न कि अधीनस्थ। और सत्ता के दोनों ही स्तरों पर संविधान के द्वारा दोनों सृजित होते हैं और उसी के माध्यम से उनमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, जिसके आधार पर वो अपने अपने कार्य में स्वायत्त होते हैं। दूसरा, यहाँ संविधान की सर्वोच्चता होती है, क्योंकि उसी से ही उस संघीय संविधान से ही वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने लिए दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं और उसी में स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है कि वो किस प्रकार से अपनी कार्यशैली को पूरा करेंगे। संघीय संविधान के लिए लिखित संविधान होना अनिवार्य है, क्योंकि जिससे कि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता वहाँ ना जन्म ले सके। तो शक्तियों का विभाजन हो या सरकार की जो कार्यशैली है वो किस प्रकार से निपटाई जाएगी, इस बात का लिखित रूप में जो सर्वोच्च जो दस्तावेज होता है वो होता है वहाँ का संघीय संविधान, और उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है कि सत्ता के दोनों स्तरों को किस प्रकार से कार्य करना है। यहाँ न्यायपालिका की सत्ता भी सर्वोच्च मानी गई है, यानी जो संघीय संविधान है उसके अंतर्गत केंद्र और राज्य अर्थात केंद्र संघ या उसकी जो इकाइयाँ हैं उनके मध्य जो शक्ति का विभाजन है उसको लेकर कोई अस्पष्टता नहीं हो, और उसके आधार पर यदि उनमें कोई विवाद उत्पन्न होता हो तो वहाँ इस बात को देखने के लिए या उन विवादों को निपटाने के लिए एक सर्वोच्च न्यायपालिका की भी व्यवस्था वहाँ की जाती है, जो कि इन दोनों के मध्य हुए विवादों को निपटाने का कार्य करती है। यहाँ संविधान की जो कठोरता है वो इस बात से ली जाती है कि इसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है, यानी जो संघ सरकार है यानी केंद्र की जो सरकार है वो सर्वोच्च स्तर पर होती है, तो वो कोई अपनी मनमानी न कर सके। तो संविधान की कठोरता से जो आशय यहाँ इस बात से लिया जाता है कि जो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो उसमें दोनों की सहमति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से जो संघीय जो शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत ये वो प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके आधार पे यह समझा जाता है कि जहाँ ये तत्व या जो विशेषताएं शामिल हैं वो
संघीय संविधान समझा जाए। अर्थात शासन के 2 स्तर होते हैं और दोनों स्तरों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है और उन विभाजन के माध्यम से संविधान से दिशा निर्देश प्राप्त करके वो अपनी शासन प्रणाली को चलाते हैं। तो ये संघीय व्यवस्था की वो प्रमुख तत्व या विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कोई भी संविधान या राज्य संघात्मक है। उसी प्रकार से संघ शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में किया गया था, लेकिन संविधान के रूप में अमेरिका ही का जो संविधान है वो सबसे प्राचीन संविधान माना गया है और संघीय संविधानों में भी वो सबसे प्राचीन संविधान माना गया है। अब हम भारतीय संदर्भ में जो संघीय शासन व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करें तो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने भारत की परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार एक ऐसे अनूठे एकात्मक परिसंघीय मिश्रण के प्रतिमान की व्यवस्था की थी। अर्थात एक ऐसे मॉडल की व्यवस्था की जिसके अंतर्गत वो पूर्ण रूप से संघीय मॉडल का होगा लेकिन उसमें एकात्मकता का पुट भी शामिल होगा। ये हमने या हमारे संविधान निर्माताओं ने इस दृष्टि से शामिल किया कि जो 150 वर्षों का ब्रिटिश कुशासन को हमारे देश और हमारी जनता ने झेला था उस प्रकार की व्यवस्था वापस से यहाँ जन्म न ले लें, तो इसके लिए एक मजबूत संघीय संविधान का निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था, जिसमें जो अमेरिकी जो संघीय संविधान है वहाँ के भी चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं और जो कनाडा नमूने का जो संघीय व्यवस्था है उसको भी हमने यहाँ ग्रहण किया है। ये बात अलग है कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघात्मक शब्द का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में दी गई है और उसी के आधार पे विश्लेषण जब हम करते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है कि भारतीय संघ एक राज्यों का संघ है, तो उसी आधार पे इसको संघीय व्यवस्था वाला देश या संघीय व्यवस्था वाला संविधान माना गया है। क्यों हमने ये शब्द इसलिए काम में लिया है कि राज्यों का संघ होगा, क्योंकि भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है वो किसी संघ या इकाइयों के बीच कोई करार का परिणाम नहीं है। यहाँ किसी भी जो संगठक में जो इकाइयाँ हैं उनको अलग होने का अधिकार भी नहीं है। तो इस दृष्टि से जो भारतीय संघीय व्यवस्था है वो अमेरिकी संघीय व्यवस्था से भिन्न है, क्योंकि अमेरिका का जो संघ है वो एक करार का परिणाम था। जो 50 स्टेट है उन्होंने आपस में एक समझौता करके उस परिसंघ का निर्माण उन्होंने किया था। तो यहाँ जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसमें जो एकात्मकता की जो पुट हैं अधिक हैं, उनको लेकर शुरू से ही इसके जब विश्लेषण की जब बात आई तो ये शुरू से ही एक विवाद का विषय रहा है, जिसके जनक केसी वेयर रहे हैं, जिन्होंने ये माना है कि भारतीय संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है और अधिक से अधिक ये एक अर्ध संघ है। तो इस बात को लेकर एक नई बहस छिड़केगी, क्या भारतीय संविधान एकात्मक है या संघीय है। लेकिन आगे आने वाले जो भी विश्लेषण करता है जैसे एलेक्जेंड्रोविच, पॉल एच एप्पलबी, नॉर्मन डी पामर आदि ने इसे संघीय विशेषताओं से युक्त माना है और हमारे जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा भी है कि यह एक संघीय संविधान है। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य दोनों का गठन संविधान द्वारा किया गया है और दोनों की शक्ति एवं प्राधिकार का स्रोत हमारा भारतीय संविधान ही है। तो इस प्रकार से अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई भी किसी के अधीन नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक इसके अंतर्गत माने गए हैं। तो इस आधार पर जो भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से सच्चा एक संघीय संविधान माना गया है। तो ये तो हुई कि संघीय व्यवस्था का अर्थ और भारतीय दृष्टिकोण से जो भारतीय संघीय जो व्यवस्था है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है वो वर्तमान स्वरूप में कैसे आया। तो भारत का जो विद्यमान संघीय ढांचा है इसके अंतर्गत जब संविधान का निर्माण हो चुका था तो उसके बाद जो ब्रिटिश भारत है, जो देसी रियासत है, उनका एकीकरण किया गया था। जो हमारे लौह पुरुष
हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में और बीपी मेनन की सूझबूझ से। तो एक संघात्मक जो पुनर्रचना का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो इन दो महान हस्तियों ने किया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 542 देशी रियासतें थी, जिसमें 539 रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय करना स्वीकार किया। 3 रियासतें ऐसी थी जहां कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे जूनागढ़ है तो वहाँ जनमत संग्रह से विलय किया गया, हैदराबाद है तो वहाँ पुलिस कार्रवाई करके किया गया, और जो जम्मू कश्मीर है जिसके बारे में आप सभी को पता है कि एक विलय पत्र के माध्यम से उसको भारत में मिलाया गया। तो इस प्रकार से संविधान लागू होने के बाद देश के विभिन्न भागों में भाषा के आधार पर एवं राज्यों के पुनर्गठन हेतु जैसे जैसे समय समय पर आंदोलन चलाए गए, उसके आधार पर 1953 में जाके फजल अली की अध्यक्षता में एक त्रिस्तरीय आयोग का पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने उनको प्राप्त जो प्रतिवेदन थे उनमें समय समय पर हुए संशोधनों के माध्यम से आज जो वर्तमान में जो स्वरूप है भारतीय संघ का वो देखने को हमें मिलता है। तो इस दृष्टि से जब जब यहाँ संघीय व्यवस्था के अनुरूप आवश्यकता की गई तो राज्यों के नामों में परिवर्तन किया गया। 2 राज्यों जो बड़े राज्य हैं उनको बांटकर 2 राज्यों का निर्माण किया गया। तो वर्तमान जो संघीय व्यवस्था का जो स्वरूप है वो उसके मूल में वही भावनाएं हैं जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए तय की थी। लेकिन भारतीय संघवाद जिसका शुरू में हमने जिक्र किया कि इसमें इसकी जो प्रकृति है, इसका जो स्वरूप है, उसको लेकर एक विवाद का विषय बना हुआ था। और वो विवाद का विषय इसलिए बना हुआ था कि जो भारतीय संघवाद है उसकी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं या जो सुभिन्न जो विशेषताएं हैं वो मानी जाती है, जिसके कारण ये लगता है कि भारतीय संघवाद संघात्मक कम और एकात्मक अधिक है। तो जैसे हम उन सुभिन्न विशेषताओं पर चर्चा करें तो पहली, जैसे यहाँ कोई पृथक संविधान नहीं है, यहाँ राज्यों के लिए प्रत्यक्ष संविधान नहीं है, अर्थात यहाँ एकल संविधान की अवधारणा लागू की गई है। और एकल संविधान ऐसा संविधान जिससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही संचालित होती हैं। उसी आधार पर यहाँ दोहरी नागरिकता की भी अवधारणा नहीं है, केवल एकल नागरिकता की अवधारणा यहाँ रखी गई है, जैसे कि यूएसए में जो दोहरी नागरिकता है वैसी यहाँ नहीं है। अगली हम चर्चा करें तो जैसे अनुच्छेद 352 है, तो इसके अंतर्गत जब भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो इससे क्या होता है, जो मूल भावना संघीय व्यवस्था की कि भाई शक्तियों का स्पष्ट विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य होता है, तो वो इस अनुच्छेद के माध्यम से वो प्राय लुप्त हो जाती हैं। और जो हमारा जो संघात्मक जो संविधान है वो एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। तो हमने पहले भी चर्चा की कि ये इस कारण से कि हमारे सामने ब्रिटिश शासन जैसी परिस्थितियां वापस से उठकर खड़ी न हो जाएं, इसके लिए हमने हमारे संविधान को मजबूत बनाया है। एक अनुच्छेद 3 जिसके माध्यम से कि जो राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में जो परिवर्तन किया जाता है, हालांकि ये राज्यों की डिमांड के हिसाब से किया जाता है, लेकिन ये करने का जो कार्य है वो सब केंद्र सरकार पर निर्भर होता है। तो इस दृष्टि से जो विश्लेषक हैं उन्होंने ये लगाया कि जिसमें इसकी वजह से भी भारतीय संघवाद में एकात्मकता की जो झलक है वो अधिक दिखाई पड़ती है। अगला 7वीं अनुसूची जिसके माध्यम से कि विधायी के शक्तियों का जो विभाजन है वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है, जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। जो संघ सूची के जो विषय हैं उसमें संघ सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के जो विषय हैं उनमें राज्य सरकारें कानून बनाएगी। एक तीसरी समवर्ती सूची और है जिसमें दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में जो राज्य सरकार के जो कानून हैं उनको पीछे हटना होता है, केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होता है। तो इस दृष्टि से भी इसमें एकात्मकता का आरोप लगाया जाता है। एक होता है अगला अनुच्छेद 249, यदि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत के द्वारा एक संकल्प पारित कर लिया जाए कि राज्य सूची के उन विषयों को जिन पर लगता है कि देश हित में कानून बनाना उचित है, तो एक समय अवधि के लिए
जो कि 1 वर्ष से कम नहीं होती, उसके संबंध में राज्यसभा अपने इस संकल्प को पारित कर समय समय पर उस समय सीमा को बढ़ाकर उस विषय पर कानून बना सकती है। तो राज्यसभा जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और जो संघ सरकार या संघ विधानमंडल का भाग है, तो इस दृष्टि से यह लगता है कि जो राजसूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार इस प्रक्रिया के माध्यम से उनको अतिक्रमण करती है। अगला जो अनुच्छेद 356 है, 352 के बारे में हमने बताया, और 360 है, इनके माध्यम से भी वो राज्य की शक्तियों पर अतिक्रमण संघ सरकार के द्वारा किया जाता है, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है राज्यपाल, जो कि हालांकि उसका हमने गठन एक संवैधानिक अध्यक्ष के तौर पे संविधान में उसको लिखा गया है, जो कि अपनी असीम शक्तियों का प्रयोग करता है, जिनको स्वविवेकी शक्तियाँ बोला जाता है। और इस संबंध में वह कहा भी गया है संविधान में कि वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी स्वविवेकी शक्तियों के माध्यम से, जैसे अब वर्तमान में जो आरोप लगाए जाते हैं कि भाई राज्यपाल का जो पद है वो केवल एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, सूचना देने का कार्य वो करता है, तो ऐसी स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब राज्य के अंतर्गत किसी अलग दल की सरकार बनी हो और संघ के स्तर पर किसी अलग दल की सरकार वहाँ चुनी गई हो। तो उस समय इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि राज्यपाल अपने संवैधानिक पद के अनुरूप कार्य नहीं करके केंद्र के एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार उसके माध्यम से राज्य सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती रहती है। अन्य जो अनूठी विशेषताओं में हम देखें कि जो एकल व एकीकृत न्यायपालिका है, एकल चुनाव आयोग है, एकल नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, जिनके माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करती हैं। अन्य ऐसी संस्थाएं भी हैं जैसे योजना आयोग, जिसका अब नाम बदल दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इनके माध्यम से भी वित्त आयोग है, इनके माध्यम से भी जो योजनाओं और जो लाभांश का जो अंश है उनमें ये जो संस्थाएं हैं वो दखल देकर केंद्र सरकार इनके माध्यम से राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तो ये वो सारी अनूठी विशेषताएं हैं जिसके कारण ये समझा जाता है कि ये भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एकात्मकता का पुट अधिक रखा गया है। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे मजबूत संघीय शासन व्यवस्था का निर्माण किया जिससे कि वो हर परिस्थितियों या हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। और उसी दृष्टि से ये सारी जो तत्व है, जो संघीय शासन व्यवस्था की जो प्रमुख लक्षण हैं, उनके साथ साथ इन महत्वपूर्ण तत्वों का भी समावेश हमारी संघीय व्यवस्था में किया गया। तो आगे जब भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र और इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर जो संघवाद के 3 मॉडल या 3 प्रतिमान हमें देखने को मिलते हैं, जैसे एकात्मक संघवाद, सौदेबाजी वाला संघीय व्यवस्था, या सहयोगी या सहकारी संघवादी व्यवस्था। तो ये तीनों ही प्रवृत्तियां संघात्मक व्यवस्था में कभी कभी एक साथ विद्यमान रहती है, किंतु कभी कुछ कारणों से किसी एक की प्रमुखता बनती है और अन्य दो से उसे वो पृथक करती हैं। तो जो एकात्मक जो संघवाद है वो हमने अभी जो भारत की जो अनूठी जो विशेषताओं के बारे में चर्चा की वो उसके अंतर्गत देखने को मिलती है कि कब एकात्मक पुट कैसे हावी होता है किसी संघीय व्यवस्था में। तो वो बात अलग है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की सुरक्षा और अखंडता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की सुभिन्न विशेषता हमारी संघीय व्यवस्था में अपनाई। भारतीय संघीय व्यवस्था का जो विश्लेषण करता है उन्होंने 2 मॉडल और या 2 प्रतिमान इसमें और देखने को मिले जिसके आधार पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहला, सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था। तो इस प्रकार की संघीय व्यवस्था राजनीतिक दलों के कारण अस्तित्व में आती है। आपको पता ही है कि संघात्मक ढांचे में जो राजनीतिक दल हैं वो 2 स्तर की प्रकृति रखते हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर के, कुछ राज्य स्तर के या क्षेत्रीय स्तर के होते हैं। जैसे भारत में जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ये सब राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, और जो स्थानीय स्तर के या जो क्षेत्रीय दल कहलाते हैं यानी राज्य स्तर के, उनमें जैसे AIDMK है, बसपा है, सपा है, तृणमूल कांग्रेस है। तो ये
सारे दल उसमें सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था में होता क्या है कि ये केंद्र एवं प्रादेशिक सरकारों में अपने हितों की पूर्ति के लिए सौदेबाजी प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार की अवस्था उस समय बहुतायत रूप से देखने को मिलती है जब किसी भी दल के पास एक तो स्पष्ट बहुमत नहीं होता या गठबंधन की सरकारें वहाँ होती है। तो गठबंधन की सरकारों का जन्म जब से भारतीय संघीय व्यवस्था में होना शुरू हुआ है, तब से इस प्रकार की सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। और इस प्रकार के प्रतिमान को भारतीय संदर्भ में जो चिंतक हैं मॉरिस जोन्स, उन्होंने इसका नाम दिया है सौदेबाजी वाली संघवाद की व्यवस्था। तो मॉरिस जोन्स ने भारतीय दृष्टिकोण से जब इस प्रकार के प्रतिमान का विश्लेषण किया तो उन्होंने ये बताया कि जब गठबंधन सरकार या स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में जब दो दल जैसे किसी एक राष्ट्रीय स्तर की दल की सरकार वहाँ केंद्र में बनती है और उसका जो संगठक कोई अन्य दल हो जो राज्य स्तर का हो, तो वो आपस में अपने हितों की पूर्ति के लिए इस प्रकार की सौदेबाजी नीतियों और योजनाओं को लेकर के करते हैं। तो एक तो ये सौदेबाजी वाला संघीय व्यवस्था यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है सहयोगी संघवाद, तो जिसके विश्लेषण करता है A.H. बिर्च एवं ग्रैनविल ऑस्टिन। तो उन्होंने भारतीय संघ को सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी है। तो उन्होंने कहा है कि हमारा संविधान अर्थात भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्यों के परस्पर सहयोग पर अधिक बल देता है। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसी संघीय प्रणाली की कल्पना की थी जो सहयोग एवं समन्वय पर आधारित हो। तो हमने पहले भी इस पर चर्चा की है कि जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान सभा के बाद जब अपनी कार्य संविधान निर्माण की दृष्टि से शुरू किया, तो उन्होंने सहयोग एवं समन्वयकारिता का जो सिद्धांत है उसको अपना प्रमुख आधार बनाया था। तो जहाँ भी विवाद की स्थिति रही कि हमें राष्ट्रपति का पद रखना है, उसको किस प्रकार से शक्तियाँ देनी है, या एकल नागरिकता रखनी है या दोहरी नागरिकता रखनी है, प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालक बनाया जाए, वास्तविक शक्तियों का प्रयोगकर्ता बनाया जाए, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल। तो जहाँ भी विवाद का विषय हुआ वहाँ उन्होंने इस सहयोग और समन्वयकारिता के सिद्धांत पे आधार तक व्यवहारिकता का जो पुट है उसको देखते हुए जो भी अनोखे बात है या विशेष जो तत्व हैं उनको हमारे संविधान निर्माण के दौरान संविधान में शामिल किया। तो उसी आधार पे जो सहयोगी संघवाद है उसके अंतर्गत जो सहकारी संघवाद है वो सामान्य एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य एक प्रशासनिक सहयोग की पद्धति मानी गई है। तो इस प्रकार के संघवाद में राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार शासन व्यवस्था की जो स्वैच्छिक परिपूरक एक अंग समझी जाती है, जिसमें शक्तियों का प्रयोग संपूर्ण राज्य के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। और यदि हम विगत दशकों में भारतीय संघवाद के स्वरूप का विश्लेषण करें तो उससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में सहकारी संघवाद का ढांचा विकसित हुआ है। तो हमने पहले बताया था कि जो जैसे वित्त आयोग है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, अंतर्राज्यीय परिषद है, तो ये वो सारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से जो सहयोगी संघवाद की जो अवस्था है या सहयोगी संघवाद की जो प्रकृति है वो भारतीय संघवाद में किस प्रकार देखने को मिलती है, वो सब इन संस्थाओं की कार्यशैली में देखने को मिलती हैं। जैसे वित्त आयोग है तो उसमें राज्यों को अंशदान प्राप्त होता है, राज्य अपने जो भी लाभांश है उसमें से वो अंश प्राप्त करते हैं। आपसी समन्वय सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषदों का एक संवैधानिक ये तरह की संस्थाएं हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, इनमें भी समय समय पर वो अपनी बैठकों को आयोजित करके अपनी आपसी समस्याओं का निपटान वो करते हैं। तो इस प्रकार से जो भारतीय शासन व्यवस्था है वो सिद्धांत एवं व्यवहार में सहयोग एवं उसमें समन्वय के ऐसे सूत्र मौजूद हैं जो कि केंद्र व राज्यों को मिलकर एक सहयोगी संघवाद का प्रतिमान विकसित करते हैं। तो संघीय व्यवस्था में चाहे प्रतिमान कोई सा भी हो, लेकिन समय एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक प्रतिमान थोड़ी अधिक पुट लिए हुए होता है। लेकिन यदि हम सैद्धांतिक रूप से देखें और व्यवहारिक रूप से देखें, जो भारतीय
जो संविधान है या भारतीय जो राज्य है वो पूर्ण रूप से एक सच्चा संघीय व्यवस्था वाला राज्य या संविधान कहा गया है। तो ये आपकी भारतीय संघीय व्यवस्था थी, जिसमें शासन के जो 2 केंद्र होते हैं और उनके मध्य स्पष्ट विभाजन होता है शक्तियों का कि उन्हें किस प्रकार से कार्य करना होगा, और इसके लिए वो समस्त दिशा निर्देश एक सर्वोच्च दस्तावेज होता है जिसको संविधान कहा जाता है। ऐसा ही भारतीय संविधान, जहाँ से ये शासन के दोनों स्तर अपने लिए दिशा और निर्देश ग्रहण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।